नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव 7 फेज में, पहली वोटिंग 19 अप्रैल, आखिरी 1 जून को। मणिपुर की एक सीट पर 2 फेज में वोटिंग, नतीजे 4 जून को आएंगे। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का शनिवार को ऐलान हो गया, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई है। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होने वाली है। वहीं दोस्तों 4 जून को नतीजे आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 46 दिन लगेंगे। लोकसभा के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी जारी कर दी गई है। ओडिशा में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी, जबकि 3 राज्यों में 1 फेज में चुनाव होंगे। अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल, आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। वहीं दोस्तों इलेक्शन शेड्यूल में सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 544 सीटें हो गई है। इसकी वजह मणिपुर की आउटर मणिपुर लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट में 28 विधानसभा सीटें हैं। 15 विधानसभा सीटों में 19 अप्रैल को और 13 विधानसभा सीटों में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए। इसमें घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिली। सालाना 15,000 की इनकम भी होगी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 महीने से भी कम समय में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 13 अप्रैल 2024 को इस योजना को लॉन्च किया था। दोस्तों इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले 1 करोड़ परिवारों को 15,000 रुपए की सालाना आमदनी भी होगी। इस योजना में हर परिवार के लिए 2 किलोवाट तक के सोलर प्लांट की कॉस्ट का 60% पैसा सब्सिडी के रूप में अकाउंट में आएगा। वहीं अगर कोई 3 किलोवाट का प्लांट लगाना चाहता है तो अतिरिक्त 1 किलोवाट के प्लांट पर 40% सब्सिडी मिलेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ईडी समन केस में सीएम केजरीवाल को अग्रिम जमानत मिली। जांच एजेंसी के 4 समन पर हाजिर नहीं हुए थे, आगे पेशी से भी छूट मिली। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को परिवर्तन निर्देशालय के समन मामले में रावज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश हुए। पेशी के 1 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 15,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को हाजिर होने से भी छूट दे दी है। ईडी ने कोर्ट से कहा है कि वह शराब नीति को फाइनल करने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है, लेकिन 8 समन भेजने के बाद भी वो हाजिर नहीं हुए। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से अपील की कि उन्हें ईडी से वे दस्तावेज चाहिए जिनके आधार पर उनसे पूछताछ होनी है। कोर्ट ने ईडी को दस्तावेज देने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। इससे पहले रावज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। ईडी की याचिका पर कोर्ट में पेश होने के लिए उन्हें 7 मार्च को समन जारी हुआ था। ईडी अब तक 8 समन जारी कर चुकी है, लेकिन दोस्तों केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद जांच एजेंसी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज करवाई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 2 जिला प्रमुख सहित पूर्व सांसद विधायकों ने छोड़ी कांग्रेस। 35 नेताओं ने ज्वाइन की भाजपा। बेनीवाल के करीबी भी पार्टी से अलग हुए। जी हां दोस्तों, राजस्थान में आज कांग्रेस के 18 से ज्यादा नेताओं सहित करीब 35 लोगों ने भाजपा ज्वाइन कर ली। जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सभी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इसमें कांग्रेस के वर्तमान 2 जिला प्रमुख सहित पूर्व सांसद और पूर्व विधायक शामिल हैं। इसी बीच कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP के गठबंधन की उम्मीदें और कम हो गई है। हालांकि बेनीवाल के एक करीबी नेता उम्मेदार राम बेनीवाल ने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है। उम्मेदार राम को पार्टी बाड़मेर से उम्मीदवार बना सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हेडलाइंस नहीं, मैं डेडलाइंस पर काम करने वाला इंसान हूं। चुनावी तारीखें आने के बाद बोले प्रधानमंत्री मोदी, 2047 के लिए लगा हूं। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा है कि वह साल 2047 के भारत के लिए अभी से लगे हुए हैं। यह बात उन्होंने शनिवार को अंग्रेजी न्यूज चैनल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2024 के दौरान कही। रीडिफाइनिंग भारत नाम के सेशन में स्पीच के दौरान पीएम बोले, भारत तेज गति से विकास करता रहेगा। आज मूड ऑफ द नेशन भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए कह रहा है। पीएम के मुताबिक मैं हेडलाइंस पर नहीं, डेडलाइंस पर काम करने वाला व्यक्ति हूं। उन्होंने आगे बताया कि देश में अब तक जितने प्रधानमंत्री रहे होंगे उनसे अधिक बार मैं नॉर्थ ईस्ट गया। जिन गांवों को आखिरी गांव कहा जाता था मैंने उन्हें पहले गांव कहा। अगर पूर्व में है तो पहली करण वहीं से आती है और पश्चिम में
है तो आखिरी किरण वहां सलाम करके जाती है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने अमीरों की गरीबी भी देखी है और गरीबों की अमीरी भी देखी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीईसी की पार्टियों को नसीहत, दुश्मनी जमकर करो लेकिन गुंजाइश रहे, 4 सलाह दी, बोले वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने शनिवार 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 2 घंटे से ज्यादा चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी राजीव कुमार ने इलेक्शन शेड्यूल बताने से पहले कई डेटा जैसे देश में वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स बताए, चुनाव में सिक्योरिटी की बात कही। साथ ही राजीव कुमार ने शायरी के माध्यम से पार्टियों को नसीहत भी दे दी। बशीर बद्र के शेर के जरिए उन्होंने कहा कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन गुंजाइश रहे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम पर उठाए गए सवालों का जवाब भी शायरी से ही दिया। उन्होंने कहा कि वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। इस बार 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 46 दिन लगने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी का चुनावी सॉन्ग मैं मोदी का परिवार हूं, प्रधानमंत्री ने शेयर किया। 3 मिनट 13 सेकंड के गाने में 12 भाषाएं, किसानों, महिलाओं और युवाओं का जिक्र हुआ। जी हां दोस्तों, भाजपा ने शनिवार को अपने चुनावी कैंपेन में मोदी का परिवार का थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया। यह वीडियो प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। इस पर लिखा मेरा भारत मेरा परिवार। वीडियो में देश के हर कोने के लोगों की झलक दिखाई गई है। महिलाओं से लेकर किसानों, मजदूरों और छात्रों से लेकर युवाओं के लिए लागू की गई योजनाओं का इस वीडियो में जिक्र किया गया है। देश भर में प्रधानमंत्री की सभाओं, उनके दौरों की झलकियां इस वीडियो में है। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के समय मंदिर निर्माण में शामिल मजदूरों पर फूल बरसाने के फुटेज भी इसमें शामिल किए गए हैं। 3 मिनट 13 सेकंड का यह गाना अधिकतर हिंदी भाषा में है। हालांकि इस सॉन्ग की लाइन मैं मोदी का परिवार हूं को हिंदी के अलावा गुजराती, पंजाबी, उड़िया, तमिल समेत 11 अन्य भाषाओं में भी गाया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हम बहुत अलर्ट हैं, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव पर सीईसी ने दिया बड़ा अपडेट। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा को लेकर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान तीनों चुनाव आयुक्तों ने मीडिया को भी संबोधित किया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा न कराए जाने पर न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता ने चुनाव आयोग से सवाल किया। इस पर जवाब देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सचेत हैं। 2023 से ही इस राज्य में चुनाव कराने की बात चल रही है। कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की घोषणा न करने के बारे में अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 से जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का मीटर लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल ने हमसे कहा कि जम्मू कश्मीर में एक साथ यानी कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी कराए जाएं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकारी मशीनरी ने कहा है कि चुनाव एक साथ मत करवाइए। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों की सुरक्षा के लिए 2 सेक्शन यानी कि बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी मुहैया करवाने होते हैं, जिसकी उपलब्धता लोकसभा चुनाव के बाद ही संभव हो पाएगी। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के बाद ही विधानसभा चुनाव संभव है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। T+0 सेटलमेंट पर बीटा वर्जन 28 मार्च को लॉन्च होगा। अभी मार्केट में T+1 सेटलमेंट साइकिल। सेबी ने FPI के लिए एडिशनल डिस्क्लोजर में भी छूट दी। जी हां दोस्तों, शेयर मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने 28 मार्च से ऑप्शनल बेसिस पर T+0 सेटलमेंट के बीटा वर्जन को लागू करने को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को बोर्ड की मीटिंग के बाद सेबी ने कहा कि बोर्ड ने 25 शेयरों के सीमित सेट के लिए और ब्रोकर्स के एक सीमित सेट के साथ T+0 सेटलमेंट के बीटा वर्जन को लॉन्च करने की मंजूरी दी है। सेबी ने बताया कि पहले 3 और 6 महीने की प्रोग्रेस देखी जाएगी, जिसके बाद T+0 सेटलमेंट सिस्टम को लेकर आगे फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही सेबी ने ट्रेड करने में आसानी लाने के लिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए कई छूटों को भी मंजूरी दी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गे हुए गिरफ्तार। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के इशारे पर करते थे टारगेट किलिंग। जी हां दोस्तों, कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने माहौली के जीरकपुर से बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। तीनों विदेश में बैठे इस ठग के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदरा के इशारों पर पंजाब और हरियाणा में लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस हिरासत में तीनों अपराधियों से कई मामलों की पूछताछ की जा रही है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि आरोपियों की पहचान हरियाणा के भिवानी निवासी अजय सिंह उर्फ अजयपाल अंकित और जीरकपुर निवासी लखविंदर सिंह उर्फ लक्की के रूप में हुई है। अंकित की लंबी आपराधिक पृष्ठभूमि भी है। वह हरियाणा में दर्ज हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और शस्त्र अधिनियम सहित जघन्य अपराधों के मामलों में शामिल है। वहीं अजय पाल और लक्की के खिलाफ भी कई संगीन केस चल रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पथरी के ऑपरेशन में लापरवाही, किडनी में किया छेद, जयपुर में हॉस्पिटल पर लगा 15.5 करोड़ का जुर्माना, मरीज को यूरिन आना बंद हो गया था। जी हां दोस्तों, जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर द्वितीय ने पथरी ऑपरेशन के दौरान लापरवाही से मरीज की किडनी में छेद करने को गंभीर सेवा दोष मानते हुए सीकर रोड स्थित मणिपाल हॉस्पिटल पर 15.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं हॉस्पिटल को निर्देश दिया है कि वह मरीज के इलाज में खर्च हुए 3,10,000 रुपए भी उसे परिवाद दायर करने की तारीख से 9% वार्षिक ब्याज की दर से लौटाए। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह निर्देश कृष्ण अवतार मालानी के परिवाद पर दिया। इसमें कहा कि 8 फरवरी 2022 को परिवादी के पेट में दर्द होने पर उसे विपक्षी हॉस्पिटल में डॉक्टर दिव्य रतन धवन को दिखाया था। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी बाईं ओर की किडनी के यूरेटर में 13 mm की पथरी है और दूरबीन के जरिए उसका सामान्य तरीके से ऑपरेशन किया जाएगा। उसे आश्वस्त किया गया कि लेजर प्रणाली से ऑपरेशन कर स्टोन निकाल दिए जाएंगे और कोई परेशानी भी नहीं होगी, जिस पर परिवादी हॉस्पिटल में भर्ती हो गया और 9 फरवरी को उसका ऑपरेशन कर उसे 11 फरवरी 2022 को डिस्चार्ज करने के लिए कह दिया गया, लेकिन उसका यूरिन बंद हो गया। उसकी किडनी में ऑपरेशन के दौरान लापरवाही से छेद हो गया था। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सरकार ने 10 साल पुराने आधार कार्ड को लेकर किया बड़ा ऐलान, इस तारीख तक फ्री में करा पाएंगे अपडेट। जी हां दोस्तों, अगर आपका आधार 10 साल से ज्यादा पुराना है और अभी भी आपने अपडेट नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल दोस्तों, सरकार ने आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए देश के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत सरकार ने फ्री में आधार कार्ड डिटेल्स को अपडेट करने की डेडलाइन को 14 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले यह डेडलाइन 14 मार्च थी। इसका मतलब यह है कि दोस्तों अब आधार कार्ड होल्डर्स को अपने आधार में आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ अपलोड करके इसे अपलोड करने के लिए 4 महीने का समय और मिल गया है। ऐसे में अगर आपने यह जरूरी काम नहीं किया है तो आप इसे फटाफट से करवा लीजिए। अगर आप समय पर अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराते हैं तो जरूरी काम अटक सकते हैं। इतना ही नहीं, आधार में गलत जानकारी होने की वजह से आप कई स्कीम्स का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदते ही इस कंपनी को मिल गया था 14,000 करोड़ का काम, हाई कोर्ट पहुंच गया था मामला। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने शुक्रवार को इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों में दूसरे नंबर पर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का नाम है। वहीं पहले नंबर पर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है, जिसके खिलाफ ईडी भी जांच कर चुकी है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 1 करोड़ कीमत के 821 चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि इस कंपनी ने अप्रैल 2023 में करीब 140 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और इसके 1 महीने बाद ही महाराष्ट्र में 14,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इसे मिल गया। वहीं दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चुनावी बॉन्ड खरीदने के महीने भर के अंदर ही कंपनी को ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट का टेंडर भी मिल गया। दोस्तों आपको बता दें, MEIL का मुख्यालय हैदराबाद में है। इस कंपनी की स्थापना 1989 में PP रेड्डी ने की थी, जो कि आज देश के अमीरों की लिस्ट में शामिल है। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकाला था। ऐसे में आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए इसने बॉन्ड खरीदे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिश्वतखोरी को लेकर यूएस एजेंसी कर रही अडानी ग्रुप की जांच। ग्रुप ने कहा हमें ऐसी किसी भी जांच की जानकारी नहीं है। जी हां दोस्तों, अमेरिका में अडानी ग्रुप और ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी के खिलाफ जांच की जा रही है। यह जांच इस बात को लेकर हो रही है कि अडानी ग्रुप गौतम अडानी या उससे जुड़े लोगों ने क्या भारतीय अधिकारियों को एक एनर्जी प्रोजेक्ट में मन मुताबिक काम करवाने के लिए रिश्वत दी थी। इसके साथ ही गौतम अडानी के आचरण को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी एज्योर पावर ग्लोबल भी जांच के दायरे में शामिल है। न्यूयॉर्क के पूर्व डिस्ट्रिक्ट का अटॉर्नी ऑफिस और वाशिंगटन के न्याय विभाग की फ्रॉड यूनिट इस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों अडानी ग्रुप ने कहा है कि हमें हमारे ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के खिलाफ जारी ऐसी किसी भी जांच के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारा बिजनेस ग्रुप उच्च स्तरीय मानकों पर काम करता है। हम भारत सहित अन्य देशों के भ्रष्टाचार विरोधी कानून के अधीन है और उनका पालन करते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
समुद्री लुटेरों ने नौसेना पर फायरिंग की। नेवी ने क्रू मेंबर्स को छोड़ने और सरेंडर करने को कहा। 3 महीने पहले हाईजैक हुआ था जहाज। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना 3 महीने पहले हाईजैक हुए जहाज को बचाने की कोशिश कर रही है। इस बीच सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने नेवी पर फायरिंग कर दी। भारतीय नौसेना ने इसका एक वीडियो शेयर किया है। नौसेना ने कहा है कि 14 दिसंबर को भी समुद्री लुटेरों ने माल्टा के जहाज MV एवन को हाईजैक कर लिया था। वो इस जहाज का इस्तेमाल समुद्र में डकैती करने के लिए कर रहे थे। 15 मार्च को हमारा एक चॉपर हेलीकॉप्टर जहाज को बचाने के लिए उसके करीब पहुंचा। उसके फौरन बाद समुद्री लुटेरों ने चॉपर पर फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल हम सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई कर रहे हैं। लुटेरों से सरेंडर करने को कहा गया है। साथ ही उनसे बंधक बनाए गए क्रू मेंबर्स को आजाद करने के लिए भी कहा गया है। क्रू मेंबर्स की संख्या की जानकारी नहीं है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल पर फिर हुआ बड़ा ऐलान। लक्षद्वीप में एक ही झटके में 15 रुपए कम हुआ रेट। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किए जाने से पहले सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल के रेट में 15 रुपए से ज्यादा की कटौती करने का ऐलान किया गया है। यह घोषणा चुनावी कार्यक्रम जारी होने से कुछ घंटे पहले की गई। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से लक्षद्वीप के एंड्रोड और कोलापेनी में कीमत में 15.3 रुपए और करवर्ती व मिनिकाय में 5.2 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है। दोस्तों, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से किए गए ट्वीट में बताया गया है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL लक्षद्वीप के एड्रोट और कालपेनी में पेट्रोल डीजल के रेट में 15.3 रुपए लीटर की कटौती कर रहा है। इसके अलावा कावारती और मिनिकॉय में पेट्रोल डीजल 5.2 रुपए लीटर सस्ता हुआ है। इसके कटौती के बाद कावारती और मिनिकॉय में पेट्रोल का रेट 105 रुपए 94 पैसे से घटकर 100 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर पर आ गया। एड्रोट और कालापेनी में पेट्रोल 116.13 रुपए से घटकर 100.75 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वोट बैंक की गंदी राजनीति है CAA, भाजपा पर गरजे केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करना भाजपा की वोट बैंक की गंदी राजनीति है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि इस कानून को निरस्त किया जाए। केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस कानून के जरिए केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में गरीब अल्पसंख्यकों के भारत आने के द्वार खोल दिए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में 3.5 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। भाजपा हमारे लोगों का पैसा पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गरीब प्रवासियों को यहां नौकरी और घर देकर बसाने में खर्च करना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनाव में भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि पड़ोसी देशों से भारत में बसने वाले गरीब अल्पसंख्यक उनके वोट बैंक बन जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। UN में इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान चीन ने कराई वोटिंग। CAA और राम मंदिर का जिक्र किया। भारत बोला हिंदुओं सिखों से भी होता है भेदभाव। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में शनिवार को इस्लामोफोबिया यानी कि इस्लाम से नफरत के खिलाफ प्रस्ताव पास करने पर वोटिंग हुई। यह प्रस्ताव चीन के सहयोग से पाकिस्तान लाया था। भारत इस वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के जिक्र में CAA और राम मंदिर का भी जिक्र किया। UN में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने इसकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मेरे देश के मुद्दों पर इस डेलीगेशन के गलत विचार हैं। जब असेंबली उस मुद्दे पर चर्चा कर रही थी जिस पर गहराई से सोचने, समझदारी और बुद्धिमानी की जरूरत है, उस वक्त डेलीगेशन की ऐसी सोच ठीक नहीं है। दोस्तों आपको बता दें, UN में भारत ने कहा है कि सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि सभी धर्मों के नाम पर होने वाले हर भेदभाव की आलोचना की जानी चाहिए, चाहे वो यहूदी हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो। रुचिरा ने यह भी कहा कि भेदभाव सिर्फ अब्राहम से जुड़े धर्मों तक सीमित नहीं है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में लोकसभा चुनाव का आयोजन कितने साल के अंतराल में होता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब कि भारत में लोकसभा चुनाव का आयोजन कितने सालों के अंतराल में होता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।